केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। आज प्रहार में सबसे पहले बात नेपाल की करेंगे, जहां रील्स के पागलपन ने आग और खून में बदलकर पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, रील बनाने के जुनून में संसद तक फूंक दी गई। काठमांडू की सड़कों पर हजारों जेन जी उतरे, हाथ में नारे और गुस्सा, और दिल में सिर्फ एक जिद की सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चाहिए। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बैन लगा तो युवाओं का पागलपन विद्रोह में बदल गया। संसद के दरवाजे तोड़े गए, बैरिकेड्स ढाए गए। ये वही पीढ़ी है जिनके लिए टिकटॉक और इंस्टा सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि पहचान का जरिया है। और जब इसे छीन लिया गया तो उनका गुस्सा सड़क से होते हुए संसद तक पहुंच गया। ओली सरकार फंसी हुई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, गोली चलाने के आदेश मिल चुके हैं और अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं, 200 घायल हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये विरोध सच में आर्थिक असमानता और बेरोजगारी का नतीजा है, या फिर ये लड़ाई अमेरिका बनाम चीन की है? क्योंकि ओली सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन नहीं किया है। डिटेल में इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी चाल की, उनके दोहरे चेहरे और उनके सत्ता के स्वार्थ की। आजकल गाजा में शांति का दूत बनने का नाटक कर रहे हैं ट्रंप, वहीं शिकागो में अपनी ही जनता पर युद्ध छेड़े बैठे हैं। दुनिया के सामने शांति, संवाद और डिप्लोमेसी की तस्वीर पेश करने वाले ट्रंप अपने घर के अंदर शिकागो और डीसी में नेशनल गार्ड्स, फेडरल एजेंसियों की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप उन इलाकों में सैन्य ताकत तैनात करना चाहते हैं जहां उनकी राजनीतिक पकड़ ढीली है। सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र को दबाने का प्रोजेक्ट ट्रंप ने लॉन्च कर दिया है। जिन हमास जैसे संगठनों को कभी अमेरिका आतंकवादी कहा करता था, आज डील मेकर ट्रंप उन्हीं से डील करने के लिए उतावले हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के लिए न दोस्त मायने रखते हैं न दुश्मन। मायने रखता है तो सिर्फ उनका फायदा और उनकी सत्ता। इस पर और जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां की हालत ऐसी है कि वहां के हुक्मरानों की इज्जत भी नीलाम हो रही है और सरहदों पर नई साजिशें भी चल रही हैं। एक तरफ तो कंगालिस्तान में नेताओं, मंत्रियों और ऑफिसर्स की प्राइवेसी अब सिर्फ एक मजाक बन चुकी है, क्योंकि इसका मोल है महज 500 पाकिस्तानी रुपए। यानी भारत की गिनती से अगर देखें तो हम भारतीय सिर्फ 155 रुपए देकर इनके किसी भी मंत्री की लोकेशन कोई भी खरीद सकता है, उनकी बातचीत तक सुन सकता है, पूरी प्लानिंग उनकी अपने हाथ में ले सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान बाढ़ की तबाही को भी दहशत फैलाने का जरिया बना रहे हैं। सोचिए, अपनी आवाम को राहत देने की जगह पाकिस्तान की आईएसआई आतंकियों को नया रास्ता दिखा रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस बार घुसपैठ का जरिया बाढ़ के पानी को बनाया जा रहा है। कैसे पाकिस्तान की हालत सिर्फ फेल्ड स्टेट की रह गई है, डिटेल में इस पर बात होगी। बात मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुए बवाल की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नेपाल की। प्रहार की शुरुआत करेंगे आज उस खबर के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वो किसी देश को कंट्रोल कर सके, और क्या सोशल मीडिया जाने अनजाने इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने एक पूरी आबादी को अपना गुलाम बना लिया है। और क्या अब किसी भी देश के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित करना नामुमकिन हो चुका है? तस्वीरें तो यही कहती हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, काठमांडू में जेनजी के साथ से सरकार ने सोशल मीडिया क्या छीना उनके हाथ से। जेनजी सड़कों पर उतर आए। जेनजी मानो ये कहना चाहते हैं कि अगर रील नहीं बनेगी तो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगी। ये तस्वीर देखिए, संसद परिसर में कैसे आग लगा दी है जेनजी ने। प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन कानून ऐसे हाथ में लिया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई है। और ये संसद परिसर की तस्वीरें हैं और ये देश के युवा हैं जिनके हाथों में देश का भविष्य होता है, लेकिन ये पत्थर बरसा रहे हैं, हाथों में लेकर पत्थर बरसा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये देश के युवा हैं, नेपाल के युवाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मतलब रील्स की ऐसी दीवानगी है कि अगर जेन जी को रील बनाने से रोका जाएगा तो ये जेन जी देश की अखंडता पर ही हमला कर देंगे। अगर फेसबुक बंद होगा तो क्या सड़कों पर हिंसा देखने को मिलेगी? ये तस्वीर देखिए, जब सरकार ने जेन जी के रील्स बनाने के ऑप्शन बंद कर दिए तो ये जेन जी इस कदर बेचैन हो उठे कि संसद पर ही इन्होंने चढ़ाई कर दी है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, रील्स के लिए बेचैनी इस कदर हावी हुई कि नहीं बना पाए तो कैसे संसद पर इन्होंने चढ़ाई की, आगजनी की, सड़कों पर उपद्रव मचा दिया।
यानी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस नहीं मिलेगा तो ये तस्वीर आएगी। देखिए कैसे संसद के बाहर अंदर हर तरफ तमाशा चल रहा है, हर तरफ तबाही चल रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इनके लिए सोशल मीडिया जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है, उन्हें ये अपनी पहचान से जुड़ा लगता है। अगर इस पर एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, इसको बंद कर दिया गया है, तो ये गुस्सा फूट रहा है। देखिए सड़कों पर आपको लोग ही लोग, ये युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। सोचिए ये युवा आबादी है नेपाल की, इनके हाथों में नेपाल का भविष्य है। और कहां जाएगा नेपाल का भविष्य कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो जाए तो इस तरह से सड़कों पर उतर आ रहे हैं। एक और तस्वीर इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको पूरी रोड्स खचाखच भरी दिखाई दे रही है। ये बेचैनी है, ये बेचैनी है सोशल मीडिया ऐप्स बंद हो जाने की। ये बेचैनी है अपने जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें अपनी पहचान ना बने रहने की। और ये बेचैनी इस कदर हावी होती है इन पर कि ये कुछ भी नहीं देखते हैं, सड़कों पर अराजकता फैलाने लगते हैं। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा और इनकी एक तरह से अमानवीयता भी देखिए, क्योंकि रील्स के लिए जब ये सड़कों पर उतरे तो चलिए प्रदर्शन कर रहे थे, इनको जरूरी लग रही थी सोशल मीडिया ऐप्स, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की है। रील्स के लिए इतने बेकाबू हो गए ये कि एम्बुलेंस को भी इन्होंने नहीं बख्शा। हो सकता है किसी जरूरी किसी को लेने जा रही हो या इन्हीं के लिए लाई गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, इसमें 200 के करीब लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने तोड़फोड़ की है। संसद परिसर हो, सड़कें हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, किसी भी चीज को उन्होंने नहीं बख्शा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी रील वाली मनमानी नहीं चलने दी गई है नेपाल में। हालांकि उसके और पहलू भी है, उन पहलुओं को भी समझेंगे, लेकिन प्रदर्शन तक प्रदर्शन रहता तो वाजिब लगता, लेकिन यहाँ तो कानून ही हाथ में ले लिया गया। एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ कर दी गई। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। नेपाल का भविष्य कितना मुश्किल होने वाला है अगर ऐसे युवाओं के हाथ में रही चीजें, तो गर्त में जाने वाला ये तस्वीर यही बता रही। तो ये तस्वीरें एक और आपको दिखा रहे हैं फेसबुक के लिए कैसे युवाओं ने देखिए बैरिकेड्स तोड़ दिए। नेपाल पुलिस वहां तैनात थी, इनको रोक रही थी, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं थे। ये मनमानी पर उतारू थे और इसी मनमानी में इन्होंने तोड़फोड़ की, इन्होंने आगजनी की और उसके बाद नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। और स्थिति इतनी भयावह हो गई, सिर्फ काठमांडू में ये प्रदर्शन नहीं हुए हैं, नेपाल में अलग अलग जगहों पर ये युवा सड़कों पर दिखाई दिए और मांग इनकी यही थी कि सोशल मीडिया जो बैन किया गया है उसे अपलिफ्ट कर दिया जाए। चलिए अब पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं हुआ क्या है नेपाल में। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है। आर्थिक असमानता का विरोध किया गया, सड़कों पर हजारों जेन जी के लोग उतरे, युवा उतरे, पुलिस से झड़प हो गई, बैरिकेड्स तोड़े गए और इसके बाद संसद परिसर में आग लगा दी गई। काठमांडू में ऐसे हालातों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। टिकटॉक, रेडिट का भी इस्तेमाल यहाँ पर जो कर रहे थे वो लोग इकट्ठा हुए। ओली ने कानून व्यवस्था का वादा किया, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था आप सुनिश्चित रखिए, इस तरह से नहीं चलेगा। जेन जी की मांग बैन को हटाया जाए और इसी मांग को लेकर वो सड़कों पर दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है, शूट इट साइट का आदेश दिया गया है, तोड़फोड़ करने पर गोली मारने का आदेश दिया। तो सरकार बहुत सख्त हो गई है क्योंकि कानून लगातार जेन जी हाथ में ले रहा है। ऐसे में सरकार का भी रवैया अब सख्त होता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का क्या कहना है? क्या वो कह रहे हैं सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन को लेकर राष्ट्रीय आत्मसम्मान से क्या बड़ी हो चुकी है इनके लिए, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। और क्या अब जेन जी को देश से ज्यादा इन रील्स से प्यार है? सुनिए। खाली घाक बुद्धिजीवीहरूको एउटा घाक पत्रिकामा मुझे पता चला है कि जन ज़िल्फ रिबेलियन की प्लानिंग हो रही है। हम प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया नेटवर्क के खिलाफ नहीं हैं, हम कानूनहीनता, घमंड और हमारे देश को नीचा दिखाने के खिलाफ हैं। 1 साल से हम सोशल नेटवर्क को बता रहे थे नेपाल के कानून के तहत रजिस्टर करो, टैक्स दो और जवाबदेही बनो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हारे संविधान को नहीं जानते। फिर बुद्धिजीवी शिकायत करते हैं 4 नौकरियां चली गई, लेकिन क्या 4 नौकरियां राष्ट्रीय आत्मसम्मान से बड़ी हैं? आत्मसम्मान के लिए शायद 4 नौकरियां 4 दिन के लिए चली जाएं, लेकिन नई नौकरियां आएंगी। वे एक साथ ऑपरेटर, मैनेजर और कंज्यूमर नहीं बन सकते। कोही पनि व्यापारीले, कोही पनि कारोबारीले नेपालको कानुनमा बाँधिनु पर्छ भन्ने कुरा
नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये जेन जी तब सड़कों पर नहीं आए जब उन्हें नौकरी की जरूरत थी। ये तब सड़कों पर नहीं उतरे जब महंगाई बढ़ रही थी नेपाल में। ये जेन जी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास को लेकर सड़कों पर नहीं आए। लेकिन जैसे ही बात रील्स पर आई, सोशल मीडिया पर आई, तो ये संसद भवन में आग लगाने पहुंच गए। अब ऐसे में आप इन सोशल मीडिया कंपनी से पनपते खतरे को भी महसूस कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर में प्रदर्शनकारी, सरकारी भवनों में तोड़फोड़, आगजनी और लाठीचार्ज। नेपाल में सिस्टम डिरेल हो गया। जेन जी का गुस्सा फूटा। करप्शन और ऐप बैन के फैसलों पर नाराजगी सड़कों पर आ गई। हजारों की तादाद में युवाओं ने मोर्चा खोला। दोपहर करीब 12 बजे प्रदर्शन की शुरुआत हुई। जब तक नेपाल में पुलिस और सेना को कुछ समझ आता, तब तक नेपाल की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। हाथों में झंडा और तख्ती लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। नेपाल की पुलिस और सेना लाचार दिखी। पहले लाठियां बरसाई गई, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन सब बेअसर। तकरीबन 1 घंटे के अंदर काठमांडू की सड़कें रणभूमि बन गई। नेपाल की पुलिस और सेना ने अपने ही लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन भीड़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। दोपहर करीब 3 बजे प्रदर्शन और उग्र हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। संसद परिसर पर कब्जा कर चुके प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी। नेपाल की संसद में धुआं उठने लगा। तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर बैन का फैसला अब लोगों की जान ले रहा था। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर केवल संसद भवन ही नहीं, बल्कि राजनेताओं की आवाज भी आई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के मंत्रियों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पूरे इलाके को तुरंत किले में तब्दील किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे सारी दीवारें टूट गईं। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के सैलाब ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। सरकार पर आदेश थोपने का आरोप है। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जेन जी में उबाल है। खबर है कि इस प्रदर्शन को फैसला वापस लेने तक जारी रखा जाएगा। कल यानी 9 सितंबर को लेकर तैयारी और बढ़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों में युवा इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी गई थी। 2 नवंबर को खत्म हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा, जिसके बाद युवा कहर बनकर नेपाल की सड़कों पर टूट पड़े। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि सरकार को गोली मारने का फरमान जारी करना पड़ा। तोड़फोड़ पर सीधे जान लेने का ऑर्डर जारी हुआ। प्रदर्शन की शुरुआती कुछ घंटों में ही प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें आने लगी। साथियों की मौत पर उबाल और जबरदस्त है। युवा सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। नेपाल में रील पर शुरू हुए इस संग्राम का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं में पहले से गुस्सा था। जिस आग में घी का काम बैन वाले आदेश ने कर दिया। जाहिर है नेपाल में आज न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तार-तार हुआ है, बल्कि सरकार और सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान लगा है। नेपाल भी अब उन देशों की कतार में आ गया है जहां सरकार के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पर कब्जा कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी सोशल मीडिया कंपनियां किस तरह दुनिया को चला रही हैं, किस तरह एक देश को कंट्रोल करती हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। सूचना का प्रवाह देखिए, ये जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, ये नियंत्रित करती हैं। बहुत आसानी से सूचना का प्रवाह बनता है। सार्वजनिक राय को भी ये प्रभावित करती है, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट शेयर होता है, लोगों की राय बदलती जाती है। विशिष्ट कंटेंट को ये सेंसर करती हैं। यूजर डेटा इकट्ठा करती हैं। जो यूजर्स जुड़ते हैं उनका पूरा डेटा इनके पास होता है, और मन मुताबिक कंटेंट को ये प्राथमिकता देती है। इनको जो सही लगता है उस हिसाब से प्रमोट करती है। सरकारों पर भी ये प्रभाव डालती हैं। मोनोपोली बाजार में हावी है इनकी, और दुनिया भर में पहुंच है। प्राइवेसी उल्लंघन भी ये करती है, क्योंकि बहुत सारा जो पर्सनल डेटा ये साझा कर देती है। राजनीतिक बहस को ये आकार देती है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों के थॉट्स होते हैं जो यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। कुछ को प्रमोट किया जाता है, कुछ को डिमोट किया जाता है, और उसमें एक बहस जैसी स्थिति बन जाती है। आज एक सवाल तो ये भी है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए संसद तक पर हमला बोल देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं,
ये साल 2022 में श्रीलंका में भी प्रदर्शनकारियों ने सरकार का विरोध करते हुए राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं श्रीलंका की 2022 की। अब ये तस्वीर तो आपने देखी, ऐसा नहीं है आखिरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको कुछ याद भी आ रहा होगा ये तस्वीर देखकर। ये बीते साल की तस्वीर है जब शेख हसीना के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। मुजीबुर रहमान का कैसे पुतला नीचे किया गया, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, वो आप तस्वीर देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी ढाका में बने संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए, अंदर गए, शेख हसीना के घर पर भी हमला बोला। ये वो बांग्लादेश की तस्वीर है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये तस्वीरें बताते हैं कि ये होता रहता है। और तस्वीर दिखाते हैं आप लोग को, और तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर दीजिए, साल 2021 की तस्वीर। तीसरी तस्वीर आपको यूएस कैपिटल की दिखा रहे हैं, जब ट्रंप की हार हुई थी, आपको याद हो, और तब प्रदर्शनकारी कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे। ये ट्रंप के समर्थक थे जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ट्रंप हार गए, जो ट्रंप की हार के बाद चुनाव परिणाम पलटने की कोशिश कर रहे थे, तब बहुत हंगामा हुआ था। तो ये तस्वीरें बार बार सामने आती रही। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, या फिर चाहे अमेरिका हो, हर देश में लोग संसद तक धावा बोलने से नहीं चूकते। लेकिन ये सिर्फ भारत में ही संभव है, जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है, सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद 145 करोड़ भारतवासी अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए कभी देश की अस्मिता पर हमला नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हर भारतवासी की डीएनए में सबसे पहले राष्ट्रवाद है। भारत का राष्ट्रवाद तो आपने देख लिया, अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिटायर्ड राष्ट्रवाद दिखाते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन किस तरह पेंडुलम हो चुका है। वो सुबह कुछ कहते हैं तो शाम होते होते कुछ और कहने लगते हैं। ट्रंप ऐसी स्थिति में कैसे आए हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो यही कह रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब किम जोंग चीन के बीजिंग पहुंचे थे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने किस तरह हर चीज को कैसे देखिए रगड़ के साफ किया है। जिस चीज को किम जोंग ने छुआ, जहां तक जिस ग्लास में किम जोंग ने यहाँ तक कि पानी पिया, उस ग्लास को भी वो अपने साथ ही ले गए, छोड़ के नहीं गए। ये तस्वीर देखिए गौर से, कैसे साफ कर रहे हैं रगड़ के। अब किम जोंग को किससे खतरा हो सकता है? क्या किम जोंग को शी जिनपिंग से खतरा है, या फिर पुतिन से किम को खतरा है? इस तस्वीर में ये सभी साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि किम जोंग उनको डर लग रहा है। अब जैसा किम जोंग समझ रहे हैं, किम जोंग बीजिंग में जिस तरह से डरे रहे हैं, उसके पीछे की वजह है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग की जासूसी कराना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पानी के रास्ते नॉर्थ कोरिया पहुंचकर किम जोंग के शरीर में कोई ऐसा डिवाइस फिट करना चाहते हैं जिससे किम जोंग की हर हरकत का उन्हें पता लगता रहे। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, अब पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। 2019 में अमेरिकी सील्स का नॉर्थ कोरिया में गुप्त मिशन का खुलासा हुआ। मिशन का क्या लक्ष्य था? किम जोंग उनकी जासूसी करना। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन को मंजूरी दी थी। सील्स ने मिनी सबमरीन से तट पर पहुंचने की कोशिश भी की थी। मछुआरों की नाव पर गोलीबारी हुई थी और कई नागरिक इसमें मारे गए। मारे गए लोग मछुआरे थे, सैनिक नहीं थे। शवों को पानी में डुबाया गया था। मिशन उस समय असफल रहा था, अनसक्सेसफुल रहा था और जासूसी डिवाइस नहीं लग पाया था। अमेरिका ने मिशन को गुप्त रखा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खुलासा किया। ट्रंप ने जानकारी से इनकार कर दिया, कहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। पेंटागन ने हत्याओं को नियमों के तहत ठहराया। तो ये पूरी कहानी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग की जासूसी में जुटे हुए हैं, दूसरे देशों पर दादागिरी दिखाने में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके खुद के देश में क्या हो रहा है, अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए, क्योंकि ये तस्वीर पूरी कहानी आपको कह देगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही देश में वो जासूसी कराना चाहते हैं, वो बयानबाजी करना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने देश में क्या चल रहा है ये तस्वीर देखिए। उनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। शिकागो से लेकर डीसी तक डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया। कैसे लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये ट्रंप के खिलाफ हो रहा है, ट्रंप के अगेंस्ट हो रहा है, उनसे नाराजगी की वजह से हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये समझिए। लोग डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जहां वो नेशनल गार्ड्स को, यानी अपने नियंत्रण वाली एजेंसी को शिकागो में डिप्लॉय करना चाहते हैं। और इसको लेकर जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वो शिकागो के साथ युद्ध करना चाहते हैं, इस पर ट्रंप ने किस तरह झल्लाते हुए जवाब दिया है, ये सुनिए जरा।
ready to go to war with That's fake Chicago? news. When you say that, darling, that's fake news. Well, why would I you don't the go to Department of war. Defense? Listen, be quiet. Listen. You don't listen. You never listen. That's why you're second rate. We're not going to war. We're going to clean up our cities. We're going to clean them up so they don't kill 5 people every weekend. That's not war. That's common sense. देखिए, ट्रंप आज हर उस शहर पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं जहां विपक्षी डेमोक्रेट की सरकार है, और यही ट्रंप की वो दादागिरी है जिसके बारे में डेमोक्रेट की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही कमला हैरिस ने बताया भी था। Donald Trump intends to use the United States military against American citizens who simply disagree with him. People he calls, quote, the enemy from within. America, this is not a candidate for president who is thinking about how to make your life better. This is someone who is unstable, obsessed with revenge, consumed with grievance, and out for unchecked power. तो कमला हैरिस ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन शायद वहां की जनता ने सीरियसली तब नहीं लिया। अब ट्रंप की इस झल्लाहट की वजह क्या है? अमेरिकी मीडिया में हलचल है कि क्या ट्रंप को कोई बीमारी हो गई है। ये तस्वीर देखिए जहां डोनाल्ड ट्रंप गोली खाते हुए देखे जा सकते हैं, मतलब ट्रंप मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रंप का इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। अब खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप को भूलने की बीमारी हो गई है। जानकारी आपको पूरी दे देते हैं, हुआ क्या है। पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं समझता था रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अच्छे संबंध हैं। उनके इस बयान को सुनकर लोग हैरान रह गए। दुनिया जानती है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की कट्टर दुश्मन है, युद्ध चल रहा है। ट्रंप ने भारत को लेकर भी इसी तरह के बयान दिए हैं। टैरिफ पर कभी भारत को धमकाने लगते हैं, कभी भारत से रिश्तों को सुधारने की बात करने लगते हैं। ऐसे बयानों के बाद ही ट्रंप के स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे। वो 80 साल के होने जा रहे हैं। उनका वजन 110 किलो है। पिछले सप्ताह बिना किसी सूचना के 7 दिन वो पूरी तरह से गायब रहे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप में डिमेंशिया के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रंप के पिता को भी डिमेंशिया था, बाद में उन्हें अल्जाइमर्स हो गया। कुछ दिनों पहले ट्रंप के हाथों और पैरों में सूजन का भी खुलासा हुआ था। उनकी स्किन पर नीले और काले रंग के निशान देखे गए थे। ऐसे में अमेरिकी मीडिया ये बात कर रही है, चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप को कोई बीमारी हो गई है। अब ट्रंप की इस बीमारी को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। डिमेंशिया अगर हम देखते हैं तो लेट 70s अर्ली 80s में नॉर्मली सेट इन होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। जहां तक मैंने उनको देखा है, करीब से उनके वीडियोस देखे हैं, उनके स्पीच वगैरह में एज सच कोई मुझे इशू नहीं लगा। और जो विरोधाभास इंडिया के अगेंस्ट आज जैसे जा रहे हैं, ये हम इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ग्रैंडियोस इमेज। ये ग्रैंडियोस इमेज ट्रंप को कोई बीमारी है या नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप की मौत को लेकर भी खबरें चलाई गई थी। अमेरिकी मीडिया में ये अफवाहें थी कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या कुछ हो गया है। इन खबरों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने तब क्या जवाब दिया था, वो भी सुन लीजिए। Heard it's sort of crazy, but last week I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. ट्रंप के इस बेचैन नेचर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ट्रंप अपनी ही बातों पर नहीं टिकते। ये जैसे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रंप यूएस के लिए वांटेड रहे एक आतंकी से मुलाकात करते हैं। ये फिलहाल सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा हैं, जिन्हें पहले अमेरिका एक आतंकी मानता था। इन पर इनाम भी रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही वो राष्ट्रपति बने तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया। पहले इनाम रखा, आतंकी घोषित किया, और जैसे ही सत्ता में आए, देखिए फोटो आप कराने लगे, तस्वीरें खिंचाने लगे, गले लगाने लगे। तो ट्रंप के लिए क्या कुछ भी उनका कहा भी सही नहीं रहता? क्या उस पर वो स्टैंड नहीं करते? ये सवाल है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिर चुका है कि अब वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल्स के साथ डिनर कर रहे हैं। मतलब मुल्ला मुनीर से कोई बात नहीं करना चाहता। शाहबाज का एससीओ में क्या हाल हुआ था पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे लोगों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की संगत है। अब ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, हम आपको आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो मौलाना सैफुल्ला आपको दिख रहा है, ये अमेरिका का एक घोषित आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान की सेना इसे गले लगाती है। मुल्ला मुनीर इनका दोस्त है, और ऐसे लोगों के साथ ट्रंप डिनर करते हैं। तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है। मुल्ला मुनीर की इसी संगत का नतीजा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप हमास के साथ डील कर रहे हैं,
उनसे बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्टेजेस को वापस कर दो, लेकिन हमास उनकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। मतलब ट्रंप ने अपने पद को इतना डाउनग्रेड कर दिया है कि अब अमेरिका को आतंकियों के साथ डीलिंग करनी पड़ रही है। वो सीधे बात कर रहे हैं। ये ट्रुथ सोशल पर उनका पोस्ट है जहां वो पूरी बात लिख रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। ट्रंप गाजा पर सौदा करने की बात कह रहे हैं, हमास के साथ डील क्रैक करने का दावा कर रहे हैं और हमास के आतंकियों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये बयान सुनिए। We're going to have a deal on Gaza very soon. It's a hell of a problem. Again, it's a problem we want to solve for the Middle East, for Israel, for everybody. But it's a problem we're going to get done. So they have hostages. It could be a little bit less than 20 because they tend to die, right? They tend to die. Even though they're young people largely, they're dying. Young people don't die. Young people stay alive. But with this whole thing, they tend to die. But we have, let's say, 20 people and we have about 38 bodies. Bodies, meaning bodies. अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने दादागिरी दिखाते हैं और दूसरी तरफ वो अपने खुद के देश में भी लोगों का अपना गुलाम बना लेना चाहते हैं। खुद की सेना लगाकर हर शहर को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है कि पूरी गाजा और यूक्रेन में शांति लाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने देश में शांति ला पाएंगे? रिपोर्ट देखिए। गाजा में शांति, शिकागो में युद्ध। आतंकियों के साथ ट्रंप की संगत, हमास के साथ ट्रंप करेंगे डील। जब अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं, अमेरिकी नागरिक ट्रंप से आजादी की मांग कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप हमास के साथ डील करने पर उतर आए। ट्रंप गाजा में युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो हमास को लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। इस वार्निंग के मुताबिक हमास सभी 48 बंधकों को रिहा करेगा। ट्रंप की यह धमकी हमास पर क्या असर करती है, ये देखना होगा। ट्रंप गाजा में शांति की बात कर रहे हैं। शिकागो में उनके एक्शन को स्थानीय लोग और मीडिया युद्ध का नाम दे रहे हैं। ट्रंप ने शिकागो में अपराध को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय गार्ड और फेडरल एजेंसीज को तैनात करने की धमकी दी है। ट्रंप शिकागो को किलिंग फील्ड कहते हैं और अपराध को नियंत्रित करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। ट्रंप ने ICE, CBP और दूसरी फेडरल एजेंसियों को भी तैनात करने की योजना बनाई है। ट्रंप के इस एक्शन को लोग शिकागो युद्ध का नाम दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप को ये शब्द सुनते ही मिर्ची लगती है। Be quiet. Listen. You don't listen. You never listen. That's why you're second rate. We're not going to war. We're going to clean up our cities. We're going to clean them up so they don't kill 5 people every weekend. That's not war. That's common sense. शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने ट्रंप के इस कदम का विरोध किया है और कहा है कि स्थानीय लोग फेडरल ऑपरेशंस में सहयोग नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की इस नीति को फासीवाद बताया है। ट्रंप शहरों पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप की सनक का खामियाजा पूरे अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। इधर ट्रंप हमास को आखिरी मौका दे रहे हैं तो मुल्ला मुनीर बाढ़ को मौके में बदलकर दहशतगर्दी की साजिश रच रहे हैं। खबर है कि बाढ़ का सहारा लेकर मुल्ला मुनीर दहशतगर्दों की टोली को भारत भेजने की तैयारी में है। लेकिन मुनीर शायद ये भूल रहे हैं कि भारत उसकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार बैठा है। दरअसल पाकिस्तान में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बाढ़ से हालात कितने खराब है ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। खासतौर पर पंजाब प्रांत पूरा डूबा हुआ है। अलग अलग नदियां उफान पर हैं जिस वजह से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जलमग्न है। तो आपने पाकिस्तान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसी स्थिति बनी हुई है, कैसी स्थिति बनी हो। पूरा का पूरा पंजाब पानी में डूबा हुआ है। तो ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, पाकिस्तान में आफत का सैलाब है। लोग इसी पानी भरी सड़क पर किसी तरह जाने को मजबूर है। अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं ये वो तस्वीरें जो बता रही हैं। देखिए गाड़ी पूरी डूबी हुई है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में यही स्थिति है, इसी तरह का मंजर है। और एक और तस्वीर ये देखिए, बाढ़ के आगे पाकिस्तान कैसे लाचार है। पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है पाकिस्तान में। जो सुदूर इलाके हैं वो तो पानी में पूरी तरह से
दबे हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रवाह कितना तेज है जल का ये आप देखिए, जिससे समझिए कि पूरे पाकिस्तान में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। रेस्क्यू यहां भी चलाया जा रहा है, लेकिन हुक्मरान गायब नजर आ रहे हैं। तो आपने पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें तो देख ली, हमने आपको तस्वीर दिखाई। तस्वीरें पूरी कहानी कहती हैं कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। ऐसे हालत में किसी भी देश का काम है कि अपनी आवाम तक जरूरी मदद पहुंचाए, लेकिन जानते हैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रहा है? इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की साजिश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पार बैठे आतंकी संगठन इस आपदा को घुसपैठ के अवसर में बदलने की साजिश रच रहे हैं और इस काम में आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई इनकी मदद कर रही है। बर्फ की जगह इस बार बाढ़ के पानी के जरिए दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में दाखिल करने की साजिश चल रही है। इसके लिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट आतंकी संगठनों के साथ न सिर्फ प्लानिंग बना रही है, बल्कि उन्हें खुफिया इनपुट्स और पैसे भी दे रही है। हमेशा की तरह उनकी पूरी मदद कर रही है। लेकिन मुल्ला मुनीर के इस दहशतगर्दी वाले प्लान पर पानी फिरना तय है। कैसे भारत के शूरवीर सरहद पर आतंकियों का नामो निशा मिटाएंगे, कैसे मुल्ला मुनीर अपने ही दलदल में फंसेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। पाकिस्तान में हर तरफ तबाही का आलम है। सड़कों पर सैलाब है। लगातार बारिश से आधा पाकिस्तान जलमग्न हो चुका है। पंजाब प्रांत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी कुदरत की मार पड़ी है। और इस तबाही के बीच पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अपने नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। दुनिया के बाकी मुल्क अपनी आवाम को राहत पहुंचाने में जुटे हैं, तो वहीं आदत से मजबूर पाकिस्तान इस आपदा का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए करने की तैयारी कर रहा है। विदेशी मीडिया के मुताबिक मुल्ला मुनीर ने रावलपिंडी में आपात बैठक बुलाई है। इस सीक्रेट मीटिंग में सेना के कई अधिकारी शामिल हैं। साथ ही पीओके में आतंकी लॉन्च पैड को फिर से एक्टिवेट करने की भी तैयारी शुरू करने को कहा गया है। तैयारी है बाढ़ का सहारा लेकर घुसपैठ शुरू करने की। आमतौर पर यह काम पाकिस्तानी बर्फबारी के दौरान करते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान बाढ़ का फायदा उठाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो अपनी आवाम तक मदद पहुंचाने के बजाय घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगा है। मुल्ला मुनीर मजहब का हवाला देकर आतंकी कैंप में दहशतगर्दों को भड़का रहा है। आपदा के नाम पर कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर से चंदा बटोरा, लेकिन आवाम को उसकी हालत पर छोड़ चंदे का पैसा आतंकियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट आवाम के नाम पर फंडा इकट्ठा कर दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही हो, लेकिन इस बार मुल्ला मुनीर अपने ट्रेंड आतंकियों को बाढ़ के पानी में तैराने की प्लानिंग कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से सरहद पार दहशत है। जिस तरह आतंकी अड्डों और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए, उसके बाद पाकिस्तान के लिए संभलना असंभव सा था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर आवाम के नाम पर चंद रुपए बटोरे और अब उसका इस्तेमाल आतंकियों के पालन पोषण के लिए किया जाएगा। दरअसल भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस बार बाढ़ का तांडव है। सरहद के दोनों तरफ हालात बेहद खराब हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रही रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है। लेकिन एक तरफ भारत अपने लोगों के लिए हर असंभव मदद पहुंचा रहा है, तो पाकिस्तान दुनिया भर से मिली मदद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने में जुटा है। पाकिस्तान की प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में बाढ़ से 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। रावी, सतलुज और चिनाब नदियों के किनारे बसे 4100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तक जो मदद पहुंच रही है वो ना के बराबर है। और मदद पहुंचे भी कैसे, क्योंकि डिजास्टर फंड को मुनीर के आदेश पर टेरर फंड में डाइवर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हो, लेकिन भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। घुसपैठ की खुफिया इनपुट के बाद एजेंसी अलर्ट पर है। बीएसएफ ने स्थिति को तुरंत संभालते हुए बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को और मजबूत कर दिया है। जहां जहां फेंसिंग टूटी है या कमजोर हुई है, वहां पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल की कोशिश है कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी घुसपैठ की कोशिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। जाहिर है कि पाकिस्तान अपने मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन हर बार की तरह
इस बार भी आवाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान इस बाढ़ के नाम पर दुनिया भर से मदद मांग रहा है। अमेरिका का 2 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर पाकिस्तान पहुंचा। कहा गया कि इसके जरिए पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों की मदद होगी, लेकिन अब ये मदद ही सवालों के घेरे में है। सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए और समझिए। आमतौर पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी और सेना के कुछ मीडियम रैंकिंग ऑफिसर्स इस तरह की मदद लेकर दूसरे देश जाते हैं, लेकिन इस तस्वीर में अमेरिका के जो सैन्य अधिकारी नजर आ रहे हैं वो 3 स्टार रैंक के हैं। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी मुल्ला मुनीर के डिप्टी बाढ़ राहत सामग्री लेने पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बाढ़ के नाम पर जो मदद अमेरिका ने भेजी है उसकी सच्चाई क्या है। क्या ये मदद है या कुछ और है, उसकी आड़ में कुछ और चल रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से ऐसे मदद का इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए करता है और इसीलिए आज भी पाकिस्तान विकास से कोसों दूर है। कर्ज का जबरदस्त बोझ है और अराजकता चरम पर। अराजकता और कंगाली का आलम इस बात से समझिए कि पाकिस्तान में अब अधिकारियों, मंत्रियों और प्रभावशाली लोगों की खुफिया जानकारियां सेल पर हैं, बिक रही हैं, वो भी बहुत सस्ते दामों में। पाकिस्तान में कैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच चरम पर है उसे आपको समझाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। पाकिस्तान में मंत्री, राजनेता, अधिकारी और प्रभावशाली लोगों के फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मंत्रियों के फोन की लोकेशन महज 500 रुपए में, 500 पाकिस्तानी रुपए में मिल जा रही है, जो भारतीय रुपए में अगर देखें तो सिर्फ 155 रुपए की है। पहले से ही कई मंत्री और नेता फोन टैप होने का आरोप लगाते रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,000 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों के फोन रिकॉर्ड्स इसमें रखे गए हैं। साइबर हैकर्स 600 रुपए यानी 2000 पाकिस्तानी रुपए लेकर फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। विदेश जाने पर भी नेताओं और मंत्रियों का फोन आसानी से टैप किया जा रहा है और इसके लिए करीब 1000 रुपए यानी 3000 पाकिस्तानी रुपए लिए जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं, महज कुछ पैसों में इनकी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसका लैप्स हो चुका है और सारी जानकारियां किसी के लिए भी उपलब्ध है। पाकिस्तान में कंगाली की कहानी कोई नई नहीं है, दशकों से हालात ऐसे ही, लेकिन कैसे पाकिस्तान अगले कई सालों तक इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। भूखमरी और कंगाली। मजहबी पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि उसके खाते में इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। पाकिस्तान एक तरफ चीन से कर्ज लेता है तो दूसरी तरफ अमेरिका से फंडिंग और इन पैसों का इस्तेमाल करता है दहशतगर्दी के लिए। लेकिन अब दोनों ही देशों ने पाकिस्तान का अकाउंट क्लोज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए हैं। पाकिस्तान में तेजी से खराब हो रहे हालात और भारत से सुधरते रिश्तों की वजह से चीन ने सीपेक की फंडिंग पर रोक लगा दी, जिससे पाकिस्तान में खलबली है। मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ की बौखलाहट अब 7वें आसमान पर है। भारत की स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान के सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। एक तरफ भारत ने चीन को साधा, अमेरिका को भी चित कर दिया, तो वहीं बिना कोई कदम उठाए पाकिस्तान को फिर से जमींदोज कर दिया। बीते कई दशक से पाकिस्तान का चंदा वाला धंधा फुल प्रॉफिट में चल रहा था। खुलेआम दुनिया के तमाम देश और बैंक उसे कर्ज दे रहे थे और बदले में पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में अराजकता चरम पर है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। मुनीर देश को टेक ओवर करने के लिए साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में बेकाबू हालात को देखते हुए चीन और अमेरिका अब बैकफुट पर है। पाकिस्तान में लोगों के पास रोजगार नहीं है। विदेशी कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। यही वजह है कि लोग ऊट पटांग काम करने के लिए मजबूर हैं। दहशतगर्दी की खेती करने वाला पाकिस्तान अब अपने चंगुल में फंस गया है। हुक्मरानों की प्राइवेसी अब मार्केट में नीलाम हो रही है। कटोरा शरीफ से लेकर नवाज शरीफ तक की जानकारी सेल पर है और कीमत लगाई गई है कौड़ियों में। पाकिस्तान के नागरिक जो सिम कार्ड खरीद रहे हैं उसे तुरंत वेबसाइट के जरिए अपने कंट्रोल में ले लिया जा रहा है। उससे जिसके पास वो सिम कार्ड है उसका लोकेशन लगातार ट्रेस किया जाता है। इसके बाद सिम कार्ड जिस प्रूफ के जरिए निकलवाया जा रहा है उसे भी संदिग्ध बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, फोन टैप किया जा रहा है और उसे भी बेचा जा रहा है। ये सारा काम कुछ वेबसाइट्स के जरिए हो रहा है, जिसमें डेटा को लीक और फोन टैपिंग भी शामिल है। मतलब कटोरा शरीफ के मंत्री हो या मुल्ला मुनीर के ऑफिसर, किसी की भी प्राइवेसी अब पाकिस्तान में सेफ नहीं है।
पाकिस्तान में मंत्री अफसर कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, इस सब की जानकारी के लिए अब किसी खुफिया एजेंसी की जरूरत नहीं है, बल्कि कौड़ियों के भाव में ये जानकारियां जुटाई जा सकती है। पाकिस्तान हर रोज अपनी अराजकता का सबूत दुनिया को दे रहा है और इसके पीछे की वजह है वहाँ के हालात। पाकिस्तान की फजीहत कराने वाले शहबाज शरीफ अपने ही लोगों की आंखों में खटकने लगे हैं। पाकिस्तान की आवाम अब इस बात को समझ चुकी है कि उनका भविष्य अब डेड एंड की तरफ जा रहा है। पहले ही अराजक देश का तमगा लिए पाकिस्तान में इतना गुस्सा है जो किसी भी वक्त सिविल वॉर का रूप ले सकता है। पाकिस्तान के इस हालात के लिए वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट ही जिम्मेदार है। सेना का दखल और मजहबी सोच ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात बिहार की, जहां कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है और एक बार फिर एनडीए को नया मुद्दा मिल गया और इस बार वजह बने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो कटिहार से लंबे समय से सांसद भी हैं। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार के कटिहार की तस्वीर देखिए। तारिक अनवर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको दिखा रहे हैं। इसमें तारिक अनवर स्थानीय लोगों के कंधों पर सवार हैं। पुलिसकर्मी हाथ में जूता लेकर चल रहे हैं और इसी तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि नेताजी को बाढ़ पीड़ितों की तो नहीं, लेकिन अपने कुर्ते पैजामे की, सफेद कुर्ते पैजामे की बड़ी चिंता है कि कहीं वो मटमैला ना हो जाए। 45 साल पहले पहली बार तारिक अनवर कटिहार से सांसद बने थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी यहाँ के लोगों को सड़क तक नसीब नहीं हुई है और जायजा लेने पहुंचे हैं तो कैसे मदमस्त होकर पहुंचे हैं, कैसे अपना भार दूसरों पर डाल दे रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है। इस पूरे मामले में सियासत भी जारी है। बीजेपी हमलावर है, जेडीयू ने जनता पर बोझ जताया, तो वहीं आपको समझाएं कि पूरी स्थिति अब चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। पहुंचे भी हैं तो चुनावी मौसम में, लेकिन ये तस्वीर उन पर सवाल खड़े करी। रिपोर्ट देखिए। जनता बाढ़ से त्रस्त है, हर तरफ हाहाकार मचा है और नेताजी जनता की गोद की सवारी कर रहे हैं। तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं, जहां लोगों की किस्मत तो खुली। माननीय सांसद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, लेकिन बाढ़ से हालात बेहद खराब थे। हर तरफ कीचड़ से नेताजी असहज हुए। सड़कें खराब होने की वजह से गाड़ी की भी सवारी मुश्किल थी। जनता ने नेताजी का बोझ अपने कंधे पर उठा लिया। नेताजी का नाम है तारिक अनवर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सियासत का लंबा अनुभव है। 1980 यानी 45 साल पहले कटिहार की जनता ने इन्हें पहली बार संसद भेजा और अब बाढ़ प्रभावित लोग सांसद महोदय के सियासी करियर के साथ साथ उनका बोझ भी उठा रहे हैं। 4.5 दशक में कई बार तारिक अनवर को कटिहार की जनता का प्यार मिला, लेकिन एक सच ये भी है कि इस प्यार के बदले जनता को सड़क तक नसीब नहीं हुई। वहीं नेताजी का कहना है कि तबीयत खराब थी, इसीलिए लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। थोड़ा सन स्ट्रोक ज़रूर लगा था हमको, जो गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी वजह से थोड़ा हमको अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। तो लोगों ने देखा जब कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, तो लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं आप ऐसे मत चलिए कीचड़ में, आपको हम लोग वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तारिक अनवर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सांसद महोदय के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं समर्थक इसे नेताजी के लिए जनता का प्यार बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसी तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ये कैसे नेता हैं जो अपनी जनता की सुध भी ऐसे लेने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।